नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 16 मार्च 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। सिबरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले देश कौन से हैं? तो दोस्तों, रिपोर्ट किसकी है? सिपरी की रिपोर्ट है दोस्तों। इसके अनुसार वर्ष 2018 से 22 के दौरान भारत को दोस्तों सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले देश जो हैं वह पहले स्थान पर कौन सा देश है? रूस है, दूसरे स्थान पर फ्रांस है और तीसरे पर अमेरिका है। भारत जो है दोस्तों रूस से अपने जो हथियार आयात करता है वह 45% करता है और फ्रांस से दोस्तों 28.6% जो हथियार आयात करता है और इसके बाद दोस्तों 11% के करीब दोस्तों अमेरिका से दोस्तों यह हथियार आयात करता है। तो ध्यान रखें, जो भारत है वह सर्वाधिक हथियार जो है किससे आयात करता है? रूस से, दूसरे स्थान पर फ्रांस से और तीसरे पर अमेरिका से। अगर दोस्तों बात की जाए कि विश्व का जो सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन सा है, तो वह भी दोस्तों हमारा भारत ही है। विश्व में सर्वाधिक जो हथियार हैं वह आयात करने वाला देश हमारा भारत ही है। और विश्व का सर्वाधिक हथियार निर्यातक के हिसाब से पूछा जाए तो वह है अमेरिका। ध्यान रखें, सर्वाधिक आयातक देश कौन सा है? भारत है। और सर्वाधिक निर्यातक देश कौन सा है? अमेरिका है। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों पॉइंट है, निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा ऑटो बाजार है चीन, उसके बाद दोस्तों है अमेरिका और उसके बाद है हमारा भारत। तो इसमें ध्यान रखें, आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार कौन सा है, तो हमारा भारत जो है वह तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार है। ध्यान रखें, पहले स्थान पर तो चीन है, दूसरे पर अमेरिका है और तीसरे पर हमारा भारत है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीनसैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको समुद्र के नीचे जो है स्टोर करने के लिए परियोजना कौन सी है? ग्रीनसैंड परियोजना है। ध्यान रखें, परियोजना का नाम जरूर ध्यान रखें। आपसे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि जो CO2 है इसको समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई है? तो परियोजना है दोस्तों ग्रीनसैंड परियोजना। और इसको प्रारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो वह है दोस्तों डेनमार्क। ध्यान रखें, डेनमार्क जो है पहला देश है जिसने ग्रीनसैंड परियोजना प्रारंभ की है और जिसका संबंध किससे है? तो CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने से। या दोस्तों डेनमार्क जो है वो उत्तरी सागर में 1800 मीटर नीचे जो है इस CO2 को जो है स्टोर करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वर्ष 2030 तक 8 मिलियन टन CO2 प्रति वर्ष स्टोर करना, यह इसका इस परियोजना का उद्देश्य है। दोस्तों ध्यान रखें, 2030 तक जो है यह डेनमार्क जो है स्वयं को जो है 2030 तक स्वयं को 8 मिलियन टन CO2 प्रति वर्ष स्टोर करने की क्षमता के लिए दोस्तों तैयार करना चाहता है। और अगर आपसे पूछा जाए डेनमार्क का कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य कब तक है, तो वर्ष 2045 तक। डेनमार्क जो है वर्ष 2045 तक कार्बन न्यूट्रल होना चाहता है। और भारत का दोस्तों कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों भारत का कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य है वर्ष 2070 तक। ध्यान रखें, भारत का कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य कब तक का है? वर्ष 2070 तक। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों प्रश्न है, स्विस फर्म IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो दोस्तों यह IQ एयर जो है यह स्विस फर्म है, इसके द्वारा ही यह सूचकांक जारी किया गया है, वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक। इसमें दुनिया का सबसे जो प्रदूषित देश है वह है चाड। और दूसरे स्थान पर दोस्तों कौन सा देश है? इराक है। हमारे भारत का दोस्तों इसमें कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। ध्यान रखें, इसमें पहले स्थान पर कौन है? चाड। और अपने भारत का स्थान यह भी जरूर ध्यान रखें कि भारत का स्थान है 8वां। आगे देखिएगा, अगर शहरों की बात की जाए, वैश्विक जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है इसमें सबसे प्रदूषित शहर यह किसे दिया गया? पहला स्थान इसमें
तो इसमें पहला स्थान दिया गया है लाहौर को, जो कि पाकिस्तान में दोस्तों है। दूसरा स्थान है होतान, जो चीन में है। और तीसरा स्थान भिवाड़ी, जो कि राजस्थान में है। तो ध्यान रखिए, सर्वाधिक प्रदूषित शहर में पहला स्थान है दोस्तों लाहौर का, दूसरा होतान का और तीसरा भिवाड़ी का। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक समानता बताने वाली रिपोर्ट कौन सी है? तो भारत की दोस्तों आर्थिक समानता बताने वाली रिपोर्ट है ऑक्सफैम इंडिया। यह दोस्तों आर्थिक समानता बताती है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में वनवेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों जो वनवेब है, इसके 40 इंटरनेट उपग्रह जो है फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किए गए। फाल्कन 9 रॉकेट आपको पता होगा स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है। और जो ये उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, इनका उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करना, यह दोस्तों इन उपग्रहों का उद्देश्य है। वनवेब जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। और अब तक दोस्तों वनवेब जो है, इसने 582 सफल उपग्रह लॉन्च किए हैं। तो ध्यान रखें, जो फाल्कन 9 रॉकेट है यह किस कंपनी का है? स्पेस एक्स कंपनी का है। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों पॉइंट है, इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश कराया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में इसरो जो है, इंडियन स्पेस दोस्तों कंपनी है इसरो, इसके द्वारा दोस्तों जो मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह है, इसे पृथ्वी की कक्षा में पुनः प्रवेश कराया गया। और दोस्तों इसे जो प्रशांत महासागर है, इसमें गिरा दिया गया है। प्रशांत महासागर में दोस्तों इसे गिरा दिया गया। ध्यान रखें, जो मेगा ट्रॉपिक्स है दोस्तों, इसे वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया था। यह दोस्तों भारत और फ्रांस के द्वारा दोस्तों इसे मिलकर जो है लॉन्च किया गया था। और अब जो है दोस्तों, यह मेगा ट्रॉपिक जो था, यह दोस्तों कार्य करना इसने बंद कर दिया था। तो इसरो ने इसे दोस्तों पृथ्वी की कक्षा में पुनः प्रवेश कराकर और प्रशांत महासागर में इसे गिरा दिया है। तो ध्यान रखें, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ दोस्तों। एस सोमनाथ जो हैं वो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। स्थापना कब हुई है? तो 1969 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है बेंगलुरु में। तो ध्यान रखिए दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों पॉइंट है, सौरमंडल में किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सौरमंडल में जो है किस ग्रह के पास सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? यह भी ध्यान रखिए दोस्तों, प्राकृतिक उपग्रह हैं, प्राकृतिक। तो दोस्तों अभी तक जो है शनि जो ग्रह था, इसके पास सर्वाधिक उपग्रह थे। लेकिन वर्तमान में दोस्तों बृहस्पति जो ग्रह है, इसके पास सर्वाधिक उपग्रह हैं। और कितने हैं? तो 92। तो ध्यान रखें कि सौरमंडल में किस ग्रह के पास सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के पास। और वहाँ पे कितने हैं? तो 92 हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व उपभोक्ता जो अधिकार दिवस है, प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इस बार 2023 की थीम क्या है? तो 2023 की दोस्तों थीम है स्वच्छ ऊर्जा के द्वारा उपभोक्ता को मजबूत करना। यह दोस्तों 2023 की विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत व सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों जो बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास है, यह दोस्तों किन देशों के मध्य आयोजित होता है? तो भारत और सिंगापुर के मध्य। ध्यान रखें, भारत और सिंगापुर के मध्य दोस्तों बोल्ड कुरुक्षेत्र जो अभ्यास है, यह आयोजित किया जाता है। और इस बार दोस्तों 2023 में इसका 13वां संस्करण है और इसका आयोजन किया गया है जोधपुर राजस्थान में। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो शुरुआत हुई है दोस्तों 2005 से। आपसे पूछा जाए कि सिम्बेक्स अभ्यास यह किन देशों के मध्य होता है? तो भारत और सिंगापुर के मध्य ही दोस्तों सिम्बेक्स अभ्यास भी होता है। सिम्बेक्स अभ्यास और बोल्ड कुरुक्षेत्र, यह दोनों अभ्यास दोस्तों भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित किए जाते हैं। आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछे ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास जो है यह कहाँ आयोजित किया गया? तो यह दोस्तों हिंद महासागर में आयोजित किया गया। और नौसेना का दोस्तों यह सबसे बड़ा जो है युद्ध अभ्यास है। एम्फेक्स 2023 की बात की जाए, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में दोस्तों एम्फेक्स 2023 का आयोजन किया गया है।
तर्कस अभ्यास यह किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो भारत और अमेरिका के मध्य दोस्तों तर्कस अभ्यास आयोजित किया जाता है। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में प्रेसिडेंट कलर का कर्टन रेजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों प्रेसिडेंट कलर राष्ट्रपति दोस्तों निशान जो है, इसका कर्टन रेजर पुरस्कार INS द्रोणाचार्य को दोस्तों दिया गया है। अभी हाल ही में दोस्तों कुछ दिनों पहले जो है हरियाणा पुलिस को भी दोस्तों प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखें, इस बार दोस्तों जो प्रेसिडेंट कलर का कर्टन रेजर पुरस्कार है यह किसे दिया गया? तो INS द्रोणाचार्य को। अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो हरियाणा पुलिस को। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि व्यास सम्मान 2022 यह किसे दिया गया? तो ज्ञान चतुर्वेदी को दोस्तों व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका उपन्यास कौन सा है? तो उपन्यास है दोस्तों पागलखाना, यह इनका दोस्तों उपन्यास है। और इस बार दोस्तों व्यास सम्मान कौन से क्रम का है? तो 32वें क्रम का है दोस्तों व्यास सम्मान। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? बिहारी पुरस्कार यह किसे दिया गया? तो दोस्तों डॉक्टर माधव हाड़ा इन्हें दोस्तों बिहारी पुरस्कार दिया गया है। और यह दोस्तों बिहारी पुरस्कार हो, चाहे दोस्तों सरस्वती सम्मान हो, सरस्वती सम्मान, और चाहे व्यास सम्मान हो, यह दोस्तों तीनों जो हैं यह के बेड़ा फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। ध्यान रखें, किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। ध्यान रखिए दोस्तों, के बिड़ा फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सरस्वती सम्मान जो है वह 2021 में किसे दिया गया था? तो रामदरस मिश्र जी को। यह दोस्तों 2021 का सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र जी को दिया गया था। लेकिन हाल ही में दोस्तों अभी जो है 2022 के लिए भी सरस्वती सम्मान का जो है घोषणा की गई है। तो इस बार दोस्तों 2022 में सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो ध्यान रखिए दोस्तों 2022 का दोस्तों सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? सरस्वती सम्मान यह दोस्तों किसे दिया गया? तो यह दिया गया है दोस्तों शिवशंकरी जी को। शिवशंकरी जी को दोस्तों दिया गया है। और यह दोस्तों तमिल लेखिका हैं, ध्यान रखें, तमिल लेखिका हैं ये। और इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है दोस्तों सूर्यवंशम, यह इनकी पुस्तक है। तो ध्यान रखें 2022 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? शिवशंकरी जी को। यह दोस्तों तमिल लेखिका हैं और इनकी पुस्तक कौन सी है? सूर्यवंशम। दोस्तों जो सरस्वती सम्मान है यह कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ध्यान रखें, जो 8वीं अनुसूची है इसमें शामिल जितनी भी भाषाएं हैं उनको दोस्तों सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और आपको दोस्तों पता होगा वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं दोस्तों वर्तमान में 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो इन्हीं दोस्तों 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा के लेखक को सरस्वती सम्मान दिया जाता है। आगे देखिएगा, व्यास सम्मान दोस्तों किसे दिया गया 2022 का? तो ज्ञान चतुर्वेदी को। इनका उपन्यास कौन सा है? पागलखाना। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय को दिया गया है? तो दोस्तों पोर्टर पुरस्कार जो है 2023 यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दिया गया है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 यह किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यह भारत को प्रदान किया गया है। GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 यह भारत को दोस्तों प्रदान किया गया। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों प्रश्न है सी चेंजेज क्लाइमेट, इसके लिए दोस्तों किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो दोस्तों सी चेंजेस क्लाइमेट जो है इसके लिए भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ध्यान रखें, श्रेया जो घोड़ावत है इन्हें दोस्तों भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
इसका उद्देश्य क्या है? जो सी चेंजेस क्लाइमेट है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करना, यह सी चेंजेस क्लाइमेट का दोस्तों उद्देश्य है। और इसके लिए भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो श्रेया घोड़ावत को। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कर्नल गीता राणा जो हैं, यह दोस्तों पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभाली है। आगे देखिएगा IAF जो है, इसमें कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर कौन हैं? तो दोस्तों सारिया धामी जो हैं, यह कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना, रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो रेशम कीट बीमा योजना है, यह शुरू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। ध्यान रखिए दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों पॉइंट है मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है, इसकी स्थायी समिति की 15वीं बैठक कहाँ हुई? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है, इसकी स्थायी समिति की 15वीं बैठक देहरादून उत्तराखंड में ही दोस्तों हुई है। और अगर बात की जाए क्षेत्रीय परिषद जो हैं, इनकी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो हमारे गृह मंत्री होते हैं, गृह मंत्री या दोस्तों क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और इस बार दोस्तों जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है, इसकी स्थायी समिति जो है, इसकी 15वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो देहरादून उत्तराखंड में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों महिला विश्व जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसका ब्रांड एम्बेसडर MC मैरी कॉम तथा फरहान अख्तर को दोस्तों बनाया गया है। ध्यान रखिए, जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसका दोस्तों आयोजन 2023 में भारत में ही आयोजित किया जाएगा। और इसमें दोस्तों भागीदार देश कितने हैं? तो 74 भागीदार देश हैं। और जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, भारत जो है 2023 में इसका तीसरी बार मेजबानी करेगा। तो ध्यान रखिए, भारत इस बार तीसरी बार दोस्तों इसकी मेजबानी कर रहा है। और 2022 में दोस्तों मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस्तांबुल तुर्की में इस्तांबुल तुर्की में दोस्तों आयोजन किया गया था। और इसी में दोस्तों भारत की जो मुक्केबाज थी निकाह जरीन, इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था। तो ध्यान रखें, 2022 में जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इस्तांबुल तुर्की में। और 2023 में आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में, हमारे भारत में दोस्तों 2023 में इस बार आयोजन हो रहा है। भारत जो है इस बार दोस्तों तीसरी बार इसकी मेजबानी कर रहा है। और इसके दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो MC मैरी कॉम तथा फरहान अख्तर को दोस्तों इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण जो ब्रांड एम्बेसडर है उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा, पेप्सिको इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो रणवीर सिंह जो हैं दोस्तों, इन्हें पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो हरमनप्रीत कौर जो हैं, इन्हें दोस्तों प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी जो हैं, इन्हें दोस्तों गरुड़ एरोस्पेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगर हर्बालाइफ की ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाए तो स्मृति मंधाना जो हैं दोस्तों, इन्हें हर्बालाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके अलावा दोस्तों अगर पूछा जाए सेवलॉन के पहले हैंड एम्बेसडर कौन हैं? तो दोस्तों सेवलॉन के पहले हैंड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर जी। या दोस्तों ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि दोस्तों यह हैंड एम्बेसडर हैं। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो बच्चों में जो है स्वच्छता का दोस्तों ध्यान रखना, यह इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों सेवलॉन के पहले हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर को। अगर आपसे पूछा जाए यूनिसेफ के पहले राष्ट्रीय राजदूत कौन है? तो आयुष्मान खुराना जो है दोस्तों, वह यूनिसेफ के पहले राष्ट्रीय राजदूत हैं। तो दोस्तों इन सभी पॉइंटों को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें, इनको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह। प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरमनप्रीत कौर। ड्रोन स्टार्टअप जो गरुड़ एरोस्पेस है,
इसने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? महेंद्र सिंह धोनी को। हर्बालाइफ की ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना है। सेवलॉन के पहले हैंड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। और यूनिसेफ के पहले राष्ट्रीय राजदूत कौन है? तो आयुष्मान खुराना। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।